हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिवीजन करेंगे द कंपनीज एक्ट 2013 का। ऐसे तो इसमें 470 सेक्शंस है, जिसमें से 148 सेक्शंस हम लोग पढ़ते हैं सीए इंटरमीडिएट लेवल में, और जो रेस्ट सेक्शंस है वो सारे पढ़ेंगे हम लोग सीए फाइनल में। तो सीए फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही कम है, बस बेसिक्स पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन 1 बात करता है किसी भी एक्ट का। सेक्शन 1 बात करता है उसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो सारे एक्ट अभी तो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। पहले हुआ करता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पर अभी वैसा नहीं है। जितने भी एक्ट है इंडिया में सारे एप्लीकेबल होंगे होल ऑफ इंडिया में, और इसके बारे में बोला गया है सारे एक्ट के सेक्शन 1 में। अब आते हैं डिफिनेशन में। सेक्शन 2 क्लॉज 20। सेक्शन 2 क्लॉज 20 कहता है कंपनी के बारे में। कंपनी होता क्या है? तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड। इसका मतलब होता है रजिस्टर्ड। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कौन सा एक्ट? द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। और एनी प्रीवियस में मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के पहले द कंपनीज एक्ट 1956 था। तो अगर कोई भी कंपनी जो द कंपनीज एक्ट 2013 के पहले था तो वो भी एज अ कंपनी माना जाएगा और उसको द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए टाटा। अब ये टाटा बहुत पहले का कंपनी है, तो आप तो नहीं कह सकते हो ना कि टाटा द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर नहीं हुआ है रजिस्टर्ड, तो ये कंपनी नहीं है। नहीं, टाटा भी एक कंपनी है क्योंकि उसके प्रीवियस वाले कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड था। अब चलते हैं हम फीचर्स की तरफ। फीचर्स क्या क्या है? तो वैसे तो बहुत सारे फीचर्स है, पर सीए फाउंडेशन में हम लोग सिर्फ 5 पढ़ते हैं। और सबसे पहला फीचर मैं आपको समझाना चाहूंगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है उसका खुद का महत्व, मतलब खुद का वजूद। जैसे मान लीजिए ये कंपनी है और ये शेयर होल्डर है, तो कंपनी अलग शेयर होल्डर अलग। आप ये नहीं कह सकते हो कि कंपनी और शेयर होल्डर एक हैं। कंपनी अलग शेयर होल्डर अलग, कंपनी अलग उसके डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग उसके एम्प्लॉयज अलग। ठीक है, ये मैं शेयर होल्डर लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्टर, यहां पे लिख दे रहा हूं एम्प्लॉय। तो कंपनी अलग शेयर होल्डर अलग। ऐसे मान लीजिए कल आप जाके रिलायंस लिमिटेड का, इंडस्ट्रियल लिमिटेड का आप शेयर्स खरीदते हो, तो आप क्या कहते हो कि मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे या फिर मैंने मुकेश अंबानी से शेयर खरीदा है? आप कहते हो कंपनी से शेयर खरीदे हो। इसी तरह कंपनी अलग होता है और उसके शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। कंपनी अलग होता है, उसका डायरेक्टर्स अलग होता है। कंपनी अलग होता है, उसका एम्प्लॉयज अलग होता है। ठीक है, ये सारे एक नहीं होते हैं। तो पहला फीचर है कि कंपनी अलग, उसके शेयर होल्डर्स अलग, कंपनी अलग, उसके डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग और उसके एम्प्लॉयज अलग। परपेचुअल सेसेशन। परपेचुअल सेसेशन का मतलब, परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और सेसेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि कल जाके अगर कोई भी शेयर होल्डर मर जाता है तो इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। कंपनी पहले जैसा था, कंपनी अभी भी वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये रिलायंस के शेयर होल्डर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी और वो अपना शेयर लिस्टेड करके रखा है, तो बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं। तो वैसे मान लो कि उसमें से कोई भी एक शेयर होल्डर मर जाता है, तो आपको क्या लगता है? एक शेयर होल्डर तो मर गया, उस वजह से क्या कंपनी को बंद कर दिया जाएगा? नहीं, कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह शेयर होल्डर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स जाएंगे, शेयर होल्डर्स रिटायर भी हो जाएंगे, मर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कंपनी को फर्क नहीं पड़ने वाला। कंपनी जैसा था, कंपनी हमेशा वैसे ही रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड पॉइंट जो है लिमिटेड लायबिलिटी। अब बहुत लोग ये गलती करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी में, वो सोचते हैं कि कंपनी का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होता है। नहीं, कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होता है। लिमिटेड किसका होता है? उसके मेंबर्स के, उसके जो मेंबर्स है ना कंपनी का, उसका लिमिटेड होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो कितने टाइम में लिमिटेड होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, पर अभी ये जान लीजिए कि कंपनी का शेयर होल्डर्स लिमिटेड नहीं, कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होता है। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड। ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ में चलते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जैसे हम लोग का जन्म बाय बर्थ हुआ है, तो हम लोग एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, हम लोग एक नेचुरल पर्सन है। पर क्या कंपनी का जन्म बाय बर्थ होता है? नहीं, कंपनी को क्रिएट किया जाता है लॉ के थ्रू। बहुत सारे प्रोसेस है या बोल सकते हैं स्टेप्स है, जो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 7 में, आगे पढ़ेंगे। तो उसके बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद कंपनी फॉर्म होता है। तो कंपनी का एक नेचुरल बर्थ नहीं है, कंपनी को हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं, जिस वजह से उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो जैसे कि मान लीजिए कि वो आर्टिफिशियली बना है, तो उसको खत्म भी हम लोग लॉ के थ्रू ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कल जाके कंपनी मर गया और वो खत्म हो गया, नहीं, उसको लॉ के थ्रू ही खत्म कर सकते हैं हम लोग।
फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कॉमन सील। कॉमन सील जैसे मान लीजिए हम और आप सिग्नेचर कर सकते हैं। हम लोग एक नेचुरल पर्सन है, हम लोग के पास ब्रेन है, हम लोग सिग्नेचर कर सकते हैं, पर कंपनी के पास वैसा कुछ नहीं होता है। इसलिए कंपनी को सिग्नेचर करने के लिए ना एक सील दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन सील। तो अभी तो वो एक ऑप्शनल हो चुका है, वो अभी मैंडेटरी नहीं है। पहले वो मैंडेटरी हुआ करता था, पर जैसे ये अमेंडमेंट लाया गया 2015 का, उसके बाद ये ऑप्शनल कर दिया गया है। अब मान लीजिए अब बोलिए किसी कंपनी का कॉमन सील नहीं है तो वो क्या करेगा। तो अगर किसी कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो उसके या तो दो डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी सिग्नेचर कर सकता है, अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है तब। ये हो गया फीचर्स। में वापस रिपीट कर देता हूं। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है कि कंपनी अलग, शेयर होल्डर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, एम्प्लॉयज अलग। परपेचुअल ससेशन का मतलब होता है कि डायरेक्टर्स मतलब जो मेंबर्स है वो आएंगे या जाएंगे, इससे कंपनी का एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी जैसे पहले था, कंपनी वैसे अभी भी रहेगा। परपेचुअल मतलब मैं बता दे रहा हूं वापस से। परपेचुअल मतलब होता है आपका कंटिन्यूअस, और ससेशन मतलब होता है एग्जिस्टेंस। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड। ठीक है, कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी इज अ लीगल पर्सन तो वो है, कंपनी पर्सन की डेफिनेशन के अंदर में आता है, तो वो एक लीगल पर्सन है। उसको हम लोग लॉ के थ्रू बनाए, हम लोग उसको नेचुरल बर्थ के थ्रू नहीं करते हैं, वो लॉ के थ्रू बनता है, इसलिए वो एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। कॉमन सील इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जिसको या तो आप, अगर आपके पास है तो आप वो स्टैंप है वो लगा सकते हो, या तो दो डायरेक्टर्स और या तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है तब। ये थे उसके फीचर्स। अब आगे बढ़ते क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट। क्लासेस ऑफ कंपनी अंडर द एक्ट, पहला ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी होता है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, इस केस में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर होता है, उसका एक फेस वैल्यू होता है। मान लो कोई आप शेयर खरीदते हो जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपए, आप उसमें से पे कर चुके हो कितना, पेड अप शेयर है कितना, आप कर चुके मान लो 6 रुपए। तो अब जो कंपनी है ना वो आपसे सिर्फ 4 रुपए तक ही मांग सकता है, 4 रुपए तक ही मांग सकता है वो। ठीक है, अगर वो कॉल करता है ना आपसे तो कितना कॉल कर सकता है, 10 रुपए में से 6 रुपए आप दे चुके हो, तो आपसे वो कितना कॉल करेगा आपसे वो 4 रुपए। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है ना कि आपका जितना अनपेड शेयर वैल्यू होता है, कंपनी आपसे उतना ही मांग सकता है, उससे 1 रुपया भी ज्यादा या फिर 1 रुपया भी कम नहीं मांग सकता है। उसको मांग सकता है तो सिर्फ उतना ही जितना आप अनपेड कर रखे हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब आप पढ़ोगे आगे कि कंपनी के ना 2 आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में लिखा रहता है, अगर मान लो कंपनी लिमिटेड में गारंटी है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का लायबिलिटी क्लॉज में लिखा रहेगा कि अगर आप एज अ मेंबर आना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, इतना रुपया वो गारंटी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के गारंटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज में लिखा रहेगा। मान लो कोई कंपनी है, ये कंपनी है और इसके एमओए में लिखा है, एमओए के लायबिलिटी क्लॉज में लिखा हुआ है कि एज इफ यू ज्वाइन एज अ मेंबर तो आपको देना पड़ेगा कितना, 50,000 मान लो, 50,000। ये उसके लायबिलिटी क्लॉज में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, लायबिलिटी क्लॉज में। माफ करना स्पेलिंग है हैंडराइटिंग के लिए बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, पर ठीक है समझने के लिए आप समझ लो। मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज में लिखा है कि अगर आप एज अ शेयर होल्डर ज्वाइन करते हो तो आपको 50 मेंबर ज्वाइन करते हो तो आपको 50,000 देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद हो रहा हो। ठीक है, उसके वाइंडिंग अप के टाइम पे आपको देना पड़ेगा 50,000। अब एज अ शेयर होल्डर ज्वाइन कर लिया, बाद में जब वाइंडिंग अप हो रहा आप बोलोगे पैसा नहीं दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। अब जितने भी बेनिफिट्स थे, बोनस शेयर्स थे, डिविडेंड जब भी डिवाइड हुआ तो उस टाइम पे आपने सारे मजे लिए, पर अब जब पे करने का टाइम आया तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में लिखा रहता है कि कितना अमाउंट गारंटी कर रहे हो आप जब आप ज्वाइन करते हो, और वो पैसे कब दोगे, वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो ये था आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब अनलिमिटेड कंपनी, इससे बहुत लोग समझते हैं ना कि जो लायबिलिटी होता है मेंबर्स का वो अनलिमिटेड होता है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स का भी मतलब लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि कल जाके आप अपने दोस्त के साथ, ये आप एक बंदा हो और ये आपका दोस्त है, आप लोग दोनों मिलकर ना कंपनी खोलते हो। ठीक है,
अब आप कंपनी खोलते हो, आप कंपनी स्टार्ट कर दी, आपको नहीं पता कि जब वाइंडिंग अप होगा, मतलब जब कंपनी बंद होगा, तो आपके कितने लायबिलिटीज होंगे जो आपको पे ऑफ करने होंगे। तो मान लो आप एसेट खरीदे, आपका जो टोटल एसेट है कंपनी का वो है 1 लाख रुपए, ठीक है, वो मान लो 1 लाख रुपए, और आपका ये जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी पकड़ लो, लायबिलिटी आपका हो गया 4 लाख रुपए। अब ज्यादा ही उधार ले लिए थे, आपकी लायबिलिटी हो गई 4 लाख रुपए। जब आप वाइंडिंग अप करो, कब का टाइम में ये आपका वाइंडिंग अप के टाइम में, वाइंडिंग अप के टाइम में आपके एसेट कितने, 1 लाख रुपए, आपकी लायबिलिटी कितने, 4 लाख रुपए। तो अब क्या करोगे ना, आपका देखो, जब आप शुरू किए तब आपको नहीं पता था कि आप दोनों को कितना कंट्रीब्यूट करना है, पर अब जैसे वाइंडिंग अप हुआ ना, आपको पता है कितना कंट्रीब्यूट करना है। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, लायबिलिटी माइनस एसेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, 4 लाख माइनस 1 लाख, ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपए, और इसको आप लोग कितना लोग डिवाइड करोगे, 2, तो हर पर इंडिविजुअल आपका कितना हो रहा है, 1.5 लाख करके आप लोग को देना पड़ेगा जब वाइंडिंग अप होगा कंपनी का। तो इसको अनलिमिटेड, इसको हम लोग अनलिमिटेड कंपनी इसलिए कहते हैं ना कि जब हम लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं हमें पता नहीं रहता ये कि हम लोग को कितना कंट्रीब्यूट करना होगा ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। तो एक लिमिट नहीं है उसमें, आपको पता नहीं कि वो कितना भी हो सकता है, पर जैसे ही वाइंडिंग अप होगा आपको पता चल जाता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे। ये था ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में आप कितना देना होगा आपको, द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, अनपेड वैल्यू, जैसे इस केस में 10 रुपए था, आप 6 रुपए दे चुके थे, अनपेड वैल्यू कितना है, 4 रुपए, तो आपको सिर्फ 4 रुपए ही देने होंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लायबिलिटी क्लॉज में लिखा रहता है कि व्हेन यू ज्वाइन एज अ मेंबर आपको इतना देना ही पड़ेगा। कब देना होगा, वाइंडिंग अप के टाइम पे। अब वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किसी भी कंपनी के लायबिलिटी क्लॉज में कि वो कितना डाल रखे हैं, जितना डाल रखे उतना आपको ज्वाइन करने के बाद देना ही पड़ेगा जब वाइंडिंग अप होगा। याद रखना कि ये 2 टाइम में बुलाया जा सकता है, एक लाइफ टाइम में आपसे मांग सकते हैं पैसा, और एक वाइंडिंग अप के टाइम में मांग सकते हैं। मतलब आप ये 4 रुपए या तो लाइफ टाइम में दे दो कंपनी का, या तो जब वो बंद हो रहा है तब दे दो। ये आपसे सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मांग सकते हैं, मतलब जब बंद हो रहा है तभी मांग सकते हैं, और इस केस में भी जब वाइंडिंग अप हो रहा है तभी मांग सकते हैं, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स लाइफ टाइम के टाइम में बुलाया जा सकता है या तो वाइंडिंग अप के टाइम में। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाइंडिंग अप के टाइम पे ही बुलाया जा सकता है, और अनलिमिटेड कंपनी भी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही बुलाया जा सकता है। तो ये था आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप्स कंपनी के। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ओपीसी। सब लोग पढ़ के समझ ही पा रहे होंगे, ओपीसी मतलब 1% कंपनी। तो यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन ही होता है जो आपका शेयर होल्डर बन सकता है, या फिर आप बोल सकते हो मेंबर बन सकता है, ठीक है। डायरेक्टर ज्यादा हो सकते हैं, पर जो मेन मालिक है ना मेंबर, वो एक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इस पे हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस ऐसे ही समझ लो कि ओपीसी में 1 पर्सन ही होना चाहिए एज अ मेंबर, 1 पर्सन एज अ मेंबर। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है ना, प्राइवेट कंपनी के केस में होता है एलआरपी। एलआरपी, एल मतलब लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स, लिख दे रहा मैं यहाँ पे, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, टू कितना, 200। अब ये 200 में क्या क्या हो सकता है, इस केस में हम लोग 200 में हम लोग ज्वाइंट होल्डर जो होते हैं उनको 1 कंसीडर करेंगे, ज्वाइंट होल्डर टू बी कंसिडर्ड 1। मतलब 2 ज्वाइंट होल्डर होते हैं ना एक शेयर के, जैसे मान लो एक घर को आप भी होल्ड कर रहे हो, मैं भी होल्ड कर रहा हूं, तो वैसे हम दोनों को अलग अलग नहीं माना जाएगा, हम दोनों को एक ही पकड़ेंगे, ठीक है। ज्वाइंट होल्डर्स टू बी कंसिडर्ड 1, एम्प्लॉइज और अनएम्प्लॉइज, और नहीं लिखता हूं यहाँ पे, मैं एंड कर देता हूं, एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज टू बी इग्नोर्ड, मतलब उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट टू बी कंसीडर्ड, एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज नॉट टू बी कंसीडर्ड।
कंसिडर्ड। ठीक है, तो लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। पहला, अगर कोई कंपनी जिसका मेंबर्स 200 से कम है, ठीक है, तो वो आपका प्राइवेट कंपनी बन सकता है। आर मतलब रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आप शेयर ट्रांसफर तो कर सकते हो, ठीक है, पर उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। एंड प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू पब्लिक। आप जानते हो इनविटेशन पब्लिक में इनवाइट, जैसे मान लो कि जो पब्लिक कंपनी होते हैं वो शेयर्स पब्लिकली इनवाइट करते हैं, मतलब आप चाहो तो खरीद सकते हो वो सारे शेयर्स, पर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मतलब बैन, आप पब्लिक के पास लेके अपना शेयर जा ही नहीं सकते हो कि खरीद लो। रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब आप चाहो तो आपस में बात करके एक दूसरे में शेयर्स अपना ट्रांसफर कर सकते हो, जो बाकी शेयर मतलब जो बाकी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके साथ। तो प्राइवेट कंपनी का LRP होता है। L मतलब लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, जिसमें हम लोग जॉइंट होल्डर्स को एक कंसीडर करेंगे, एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज को कंसीडर नहीं करेंगे। R मतलब रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, पर बहुत सारे इसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, पर अंदर में ही कर सकते हो, पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे उसमें। एंड प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक, मतलब आप पब्लिक के पास जा ही नहीं सकते हो इन्विटेशन लेकर कि आप प्लीज हमारे कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर लो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप पूरा प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन मतलब बैन। अब आते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का सबसे अच्छा डेफिनेशन दिया है, सबसे ज्यादा टफ भी है। वहां लिखा है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होता है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो प्राइवेट कंपनी नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहां कोई लिमिट नहीं है। लिमिट है इसमें? नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रोहिबिशन, कोई प्रोहिबिशन नहीं है। लिमिट्स मतलब यहाँ पे आप चाहे तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स मेंबर्स रख सकते हो, पर हाँ इसमें मिनिमम हो सकता है आपका 7। आपको 7 चाहिए ही पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम आपका कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम जा सकता है आपका अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहो तो फ्री, आप जाकर फ्रीली इसको ट्रांसफर कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और प्रोहिबिशंस भी इसमें नहीं है। आप पब्लिक के पास जा सकते हो अपना शेयर्स लेकर, जैसे रिलायंस है, टाटा है, और बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं पब्लिक कंपनी जो मतलब अपना शेयर्स पब्लिक को दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां कोई प्रोविजन नहीं है, आप चाहो तो आराम से इन्विटेशन लेके जा सकते हो पब्लिक के पास। स्मॉल कंपनी क्या होता है? स्मॉल कंपनी इज अ पार्ट ऑफ, कह सकते हो इज अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के दो बच्चे होते हैं, एक होता है ओपीसी जो हमने ऊपर पढ़ा 1% कंपनी, और एक होता है आपका स्मॉल कंपनी, ठीक है। अब स्मॉल कंपनी क्या होता है? स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी आपका जिसका, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, स्मॉल कंपनी इसका कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल। तो मैं समझा रहा था स्मॉल कंपनी क्या होता है। स्मॉल कंपनी वो कंपनी होते हैं जिनके पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, ठीक है। इनके पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख एक्सीड ना करे, अगर वो 50 लाख को एक्सीड कर जा रहे हैं तो वो स्मॉल कंपनी अब नहीं है। और जिसके टर्नओवर जो डज नॉट एक्सीड 2 CR, ठीक है, जिसका टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो, अगर वो 2 करोड़ एक्सीड कर जा रहा है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं है, फिर वो हो जाएगा कोई और वो फिर वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगा, वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगा फिर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ये मैं रब कर देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में 3 टाइप के कंपनीज होते हैं, एक होल्डिंग कंपनी होता है, एक सब्सिडरी कंपनी होता है, और एक एसोसिएट कंपनी होता है। अगर बचपन में आप देखोगे ना, कठपुतली का एक शो हुआ करता था, जिसमें कठपुतली रहता है और उसके हाथ पैर बांधे रहते हैं, उसके हाथ पैर बांधे रहते हैं हम लोग, और एक आदमी रहता है जो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो कठपुतली है ना, वो है हम लोग का सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। और ये जो आदमी है ना, वो है अपना होल्डिंग कंपनी। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि देखो कठपुतली खुद से तो नाचता नहीं है, उसको नचाने के लिए एक इंसान चाहिए होता है, ठीक है। तो वो जो इंसान जैसे नचाएगा कठपुतली वैसे ही नाचेगा। तो जो कठपुतली के एक्शंस है ना, वो सारे इंसान की वजह से ही हो रहे हैं, वो जैसा चाह रहा है वो ये ऐसे ही कर रहा है। इसी तरह ना सब्सिडरी कंपनी भी वही कंपनी होता है जो होल्डिंग कंपनी के, मतलब आप कह सकते हो होल्डिंग कंपनी के अंडर में होता है। जैसे होल्डिंग कंपनी इसको कंट्रोल करता है, होल्डिंग कंपनी जैसे बोलेगा सब्सिडरी कंपनी भी वैसा ही करेगा, ठीक है। अब ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी बनते कैसे, ठीक है। अगर मान लो कोई भी ऐसा एक कंपनी है जिसका आप या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन पे आपका कंट्रोल है, ठीक है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन पे, कॉम्पोजिशन ऑफ यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका कंट्रोल है। इसका मतलब क्या है कि या तो आप चाहो, मतलब आपका कंट्रोल है कि आप चाहो तो किसी को हटा सकते हो एज अ डायरेक्टर, या तो आप किसी को अपॉइंट कर सकते हो एज अ डायरेक्टर। आप उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उस पर कंट्रोल रखे हो, वो आपके हिसाब से हो रहा है। या आप मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50% कह सकते हो, या फिर हाफ, मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, और ठीक है, मोर देन 50% और वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा, ठीक है। या चेन सब्सिडरीज, चेन सब्सिडरीज, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या होता है ना। जैसे मान लो कोई भी कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट होता है, तो जैसे मान लो कि मैंने किसी कंपनी को, एक्स लिमिटेड पकड़ लो, ये है एक्स लिमिटेड, मैंने एक्स लिमिटेड को पैसे दिए, इनको पैसे चाहिए था, तो मैं इनको पैसे देता हूँ, मान लो कि उतने पैसे मेरे पास है नहीं, पर मैं लिख देता हूँ 50 lakhs। मैंने इस कंपनी को 50 lakhs रुपीज दिए, और एज अ लोन फंड दिया, मैंने एज अ ओन फंड नहीं दिया। अगर मैं ओन फंड देता ना एज अ, तो मैं हो जाता ओनर, पर मैंने एज अ लोन फंड दिया इनको, ठीक है, एज अ लोन दे रहा हूँ इनको, तो मैं तो मालिक तो हूं नहीं। तो मैंने बस इनको कहा कि मैं तुम्हें 50 lakhs रुपीज दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ में वो कंट्रोल है कि मैं अपने हिसाब से, अगर मुझे लगे कि ये कोई भी डायरेक्टर गलत करा तो मैं इसको हटा सकूं या फिर मैं अपॉइंट कर सकूं। तो उन्होंने मुझे ये पावर दिया, तो मेरे हाथ में ना डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का या रिमूव करने का पावर है, ठीक है। तो या अगर आप वो पावर होल्ड करते हो, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर होल्ड करते हो, तब आप सब्सिडरी कंपनी हो, मतलब तब आप होल्डिंग कंपनी हो। या तो अब इस कंपनी के 50% टोटल वोटिंग पावर, या फिर वन हाफ, आप उसको 50% कह लो या फिर आप वन हाफ कर लो। तो या तो आप 50% या फिर वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी का होल्ड करते हो, तब आप हो जाते हो उस कंपनी का होल्डिंग होल्डिंग कंपनी बन जाते हो, ठीक है। या तो चेन सब्सिडरीज, अब चेन सब्सिडरीज क्या होता है, मान लो ए बी का होल्डिंग है, ठीक है, ए बी को होल्ड करता है और बी करता है सी को होल्ड, तो फाइनली क्या होगा जानते हो, ए सी का होल्डिंग है। अब ये 2 लेयर्स तक ही अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। 2 लेयर्स समझ रहे हो, 2 लेयर्स मतलब ये एक लेयर हुआ और ये दूसरा लेयर हुआ, इसलिए ए सी का है। अब ऐसा नहीं, इसके बाद मान लो कि इस केस में क्या था कि सी होल्ड कर रहा है डी को, तो नहीं, इसमें डी आपका नहीं, सी होल्ड नहीं कर सकता है डी को। अब ये यहीं तक हो सकता है क्योंकि 2 लेयर्स अलाउड है, ठीक है। तो अगर ए बी को होल्ड कर रहा है, बी सी को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ए सी को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी क्या हुआ, जो होल्ड करता है, और सब्सिडरी कंपनी क्या हुआ, जिसको होल्ड किया जा रहा है। ये आप समझ गए कैसे हो सकता है, 3 टाइप हो सकता है। या तो आप कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ पावर्स, कॉम्पोजिशन कंट्रोल रखो, कंट्रोल ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या तो आप वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर रखो, या तो आप चेंज सब्सिडरी हो, ठीक है। और सब्सिडरी कंपनी वही है जिसको होल्ड किया जा रहा है, ठीक है। अब आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, ये मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूं, आप नोट कर लेना, आपको नोट करना हो तो। अब होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी में अंतर क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 50%, ठीक है। 50% अगर ये होल्ड करता है टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर अगर ये रखता है अपने पास, टोटल वोटिंग पावर 50%। एसोसिएट कंपनी में भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप किसी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखे हो, अब ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता क्या है, मतलब आप किसी भी कंपनी का एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर रखे हो, एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, तो वो बन जाता है एसोसिएट कंपनी, ठीक है। तो ये आप एक, यहाँ पे मैं ऐसा समझा दे रहा हूं आपको, ये मान लो 20 है, ये मान लो 50 है, ठीक है। यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है, ये कोई भी नहीं होगा, यहां से यहां तक अगर है मतलब 20 to 50 है, तो आप एसोसिएट कंपनी हो, क्योंकि आप बोला गया ना एटलीस्ट, एटलीस्ट यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, एटलीस्ट 20%, तो आप बन जाते हो एसोसिएट कंपनी। 20 to 50 अगर आपका है तो 20 to 50, और यहां भी लिखा गया ना मोर देन, यहां मैं लिख दे रहा हूं मोर देन, यहां पे लिख दे रहा हूं, रुक जाओ, मोर मोर देन। अगर आप मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड करते हो, मतलब ये 50% तक भी अगर आप हो तो आप एसोसिएट कंपनी ही हो। पर अगर आप 50% से ज्यादा अगर होल्ड करते हो, तो आप क्या हो, आप हो होल्डिंग कंपनी।
ठीक है, वापस रिपीट कर दूं, होल्डिंग कंपनी क्या होता है? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होता है जो दूसरे कंपनी के कंट्रोल ऑफ मतलब कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, या तो 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर अपने पास रखता है, या तो दे आर चेन सब्सिडरीज। चेन सब्सिडरीज, ठीक है, चेन सब्सिडरीज होता है, तब आप होल्डिंग कंपनी हो। जिसको होल्ड किया जा रहा है वो हो गया सब्सिडरी कंपनी। अब एसोसिएट कंपनी क्या होता है? एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होता है जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है दूसरे कंपनी के ऊपर। अब वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? वो होता है जबकि आप होल्ड करते हो 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ठीक है, 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अब अगर 20% से कम हो तो आप कुछ नहीं हो, 20 से अगर 50 हो, 20 से 50 तब आप एसोसिएट कंपनी हो, अगर आप 50 से ज्यादा हो तब आप हो होल्डिंग कंपनी। ठीक है, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी क्या होता है? अनलिस्टेड कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी है ही नहीं। अब लिस्टेड कंपनी क्या होता है? लिस्टेड कंपनी वो होता है ना जिसके एनी ऑफ इट सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज लिखा हुआ है। अब सिक्योरिटीज क्या क्या होता है? इसके अंदर आता है शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। ठीक है, कुछ भी, चाहे शेयर्स, चाहे डिवेंचर्स या बॉन्ड्स, इसमें से कुछ भी अगर लिस्टेड है ऑफ इन एनी ऑफ द रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब वो चाहे एनएसई हो सकता है, बीएसई हो सकता है, या फिर अभी तो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी है। अभी सिर्फ 8 है फिलहाल, पहले तो बहुत हुआ करते थे, पर अभी 8 है सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो या तो वो एनएससी हो सकता है, बीएससी होता है, सीएससी हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे। तो उसमें से अगर किसी में भी रजिस्टर्ड है, क्या शेयर्स? नहीं, सिक्योरिटीज, मतलब या तो शेयर्स, या तो डिवेंचर्स, या तो बॉन्ड्स, इन तीनों में से कुछ भी अगर रजिस्टर्ड है एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में, तो आपका वो बन जाता है लिस्टेड कंपनी। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी आगे का हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।